हेलो व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी के इस वीडियो में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज व्यूवर्स हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड चैप्टर का 4th एपिसोड, जिसमें कि साउंड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इन साउंड की टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के लिए इजीली हमने इसको 2 पार्ट्स में शूट किया है। इस एपिसोड में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे, इसके बाद के एपिसोड में कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साउंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। तो पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है और पिच क्या होती है। कोई भी चीज़ साउंड तब देती है, प्रोड्यूस करती है, जब उसमें जो है वाइब्रेशन ऑसिलेशन किया जाता है। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर उस चीज़ को कितना टाइम लगा, उसे ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब आई मीन यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार ऑसिलेट हुआ वो, इसको जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, इसी को जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक चीज़ जो है ऐसे 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 ऑसिलेट कर रही है, 1 सेकेंड में उसने कितनी बार ऑसिलेट किया, इसी को काउंट करना ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसको जो है पर सेकंड गिना जाता है, इसीलिए इसका यूनिट जो है वो पर सेकंड के हिसाब से ही होगा। तो इसका जो यूनिट है वो डिवाइडेड बाय सेकंड है। इसको जो है हर्ट्ज में लिखा जाता है। एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, जिन्होंने साउंड के ऊपर अपना बहुत ही गहरा एक इसमें जो है उन्होंने पढ़ाई किया था, इसके बारे में उन्होंने बहुत स्टडी किया था। इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है पर सेकंड, इसको कुछ डिफरेंट बनाने के लिए जो है हर्ट्ज नाम का एक अलग से यूनिट तैयार किया गया। मतलब जो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट था पर सेकंड, उसका नाम जस्ट चेंज करके हर्ट्ज कर दिया गया। इसको जो है ग्रीक सिंबल होता है लेटर न्यू, उससे दर्शाते हैं। जहाँ पर न्यू लिखा होगा, यू हैव टू नो दैट दिस इज द सिंबल ऑफ frequency. It is denoting the frequency. Frequency of sound wave is decided by the source. Therefore, if medium changes, frequency do not change. तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी मटेरियल के मतलब सोर्स जो है साउंड का, उसके ऑसिलेशन से तैयार होती है, ऑसिलेशन पर डिपेंड होती है। अगर साउंड एयर में ऑसिलेट हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में ऑसिलेट हो रहा है और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 10 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो है 1 सेकंड में वो जो ऑब्जेक्ट है, सोर्स है, वो 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेट कर रहा है। 1 ऑसिलेट, 2 ऑसिलेट, 3 ऑसिलेट। तो हर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि वो 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है। अब मानकर चलते हैं एयर में जो है वो 10 बार ऑसिलेट करता है पर सेकंड, और ये जो साउंड है आगे चलकर जो है पानी में चला गया, तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी? नहीं, उसमें भी, पानी में भी उसका जो है फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज ही रहेगा। सॉलिड में भी उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज ही रहेगा। तो मीडियम चेंज होने पर भी साउंड के फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। फास्टर ऑसिलेशन मीन्स मोर एनर्जी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जितना फास्ट ऑसिलेशन होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। लार्ज फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच और श्रिल साउंड। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ये जो है बहुत ज़्यादा हाई पिच पर ले जाती है। मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ द हाईएस्ट पिच, शार्प पिच होता है तैयार। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा पिच होगा। ये पिच एक और ऐसा टर्म है जिसको कि फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए मतलब इंडिकेट करता है कि लो पिच मतलब कम फ्रीक्वेंसी, हाई पिच मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगा उतना शार्प आवाज़ होगा और उतनी ही हायर पिच होगी। जैसे ड्रम होता है, ड्रम की फ्रीक्वेंसी जो है सितार से कम होती है, मोटी आवाज़ होती है ड्रम की, सितार की पतली सी आवाज़ होती है, क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी होता है ड्रम का और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है सितार की। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी तेज़ और पतली आवाज़ होती जाएगी, उतना पिच हाई होता जाएगा। मैंस वॉइस फ्रीक्वेंसी इज़ अराउंड 400 वाइल फीमेल्स वॉइस फ्रीक्वेंसी इज़ अराउंड 500। तो यहाँ पर एक आदमी का फ्रीक्वेंसी जो होता है, आवाज़ का, आदमी के आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 400 के आसपास होती है, 400 हर्ट्ज।
और औरतों की जो होती है आवाज़ की फ्रीक्वेंसी वो करीब 500 हर्ट्ज़ के आसपास होती है। मतलब दोनों में 100 हर्ट्ज़ का फ़र्क होता है, इसलिए दोनों की आवाज़ अलग अलग होती है। अब देखते हैं दूसरा टर्म जिसे कि कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के साथ साथ हम वेवलेंथ के बारे में भी देखेंगे। अब टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, वैसे ही टाइम पीरियड भी एक ऐसा मिलता जुलता टर्म है कि एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा, उसमें 1 सेकंड में कितना ऑसिलेट हुआ ये पता करते हैं फ्रीक्वेंसी में, बट टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा ये मापा जाता है। तो ये टाइम पीरियड है। इसका फॉर्मूला होता है 1 ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, या फिर 1/ν इज इक्वल टू टी। टी जो है टाइम पीरियड का सिंबल होता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और बिटवीन 2 रेयर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो अब वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ जैसे मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक कंप्रेशन होता है, ऑसिलेशन होने के बाद एक कंप्रेशन होता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर ऑसिलेशन स्लो हो जाता है, एक रेयर फ्रैक्शन तैयार होता है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है, फिर एक कंप्रेशन आता है। तो ये जो है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होता है। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बाद फिर जो कंप्रेशन आया, दोनों कंप्रेशंस के बीच का जो टाइम है, इसे ही ये जो लेंथ होता है इसको ही वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ मीन्स डिफरेंस बिटवीन 2 रेयर फ्रैक्शंस और कह सकते हैं 2 कंप्रेशंस। इसको जो है ग्रीक लेटर होता है लैम्डा, इससे डिनोट करते हैं। ये याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है लैम्डा। आगे चल करके वेव्स में भी आपको बड़े क्लासों में ये बार बार आपको मिलता रहेगा। वेवलेंथ दिखाने के लिए लैम्डा को ही यूज़ करते हैं। इनका जो लेंथ होता है, अब देखिए 2 रेयर फ्रैक्शंस के बीच की दूरी या 2 कंप्रेशंस के बीच की दूरी, इसे हम दूरी में मापते हैं, लेंथ में मापते हैं। तो ये जो होता है ये मीटर होता है। इन साउंड वेव इट इज साउंड वेव्स इट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। साउंड में जो होता है वेवलेंथ वो 2 कंप्रेशंस के बीच की दूरी होती है। अब बढ़ते हैं अगले टर्म पर जो कि है एम्पलीट्यूड। ये हमारा चौथा टर्म है। इसमें जो है हम देखते हैं क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो जितना डिस्टर्बेंस होगा उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका सिंबल है ए। अब ये साउंड वेव में डिस्टर्बेंस को दिखाने के लिए हम लोग एम्पलीट्यूड को यूज़ करते हैं। लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिसाइडेड बाय एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को समझने के लिए हम उसके लाउडनेस या सॉफ्टनेस को चेक करते हैं। एक फिगर आएगा, मैं उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। एक ही फिगर में आपको सारे के सारे टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एम्पलीट्यूड क्या है। तो ये ध्यान में रखना है कि हाई और लो एम्पलीट्यूड जो होते हैं उससे लाउडनेस और सॉफ्टनेस आता है। हायर लार्जर एम्पलीट्यूड इज़ लाउडर साउंड, और जो लोअर एम्पलीट्यूड है वो सॉफ्ट साउंड होता है। लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी हम लगाएंगे उतना ज़्यादा जो है एनर्जी ग्रो होगा और मैटर उतनी ज़्यादा दूरी तक जाएगा और वापस भी आएगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा और लाउड जो है लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी। साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी ज़्यादा उसमें जाएगी, कन्वर्ट होगी। हमारी एनर्जी जो है वो साउंड में ज़्यादा कन्वर्ट होगी। ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो ज़्यादा साउंड होगी। ज़्यादा साउंड होने का मतलब है कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। व्हेन साउंड मूव अवे द एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट इज़ कॉल्ड डैम्पिंग। अब जैसे जैसे साउंड का सोर्स यहाँ पर है और हम दूरी पे जा रहे हैं, धीरे धीरे उसका आवाज़ कम होने लगता है और एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होगा तो साउंड की लाउडनेस भी कम होती जाएगी। ये जो प्रोसेस है इसे डैम्पिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक फिगर बता रहा हूँ। इसमें वेव के दोनों फॉर्म्स मौजूद है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी है और नीचे जो है आपका ट्रांसवर्स वेव भी है। मतलब ट्रांसवर्स वेव मीन्स इट इज़ जस्ट अ ग्राफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन है, फिर थोड़ी दूर पर एक रेयर फ्रैक्शन है, कम डेंसिटी वाला वहाँ पर साउंड है, फिर एक कंप्रेशन है, फिर एक रेयर फ्रैक्शन है, फिर एक कंप्रेशन है, एक रेयर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं 2 कंप्रेशंस के बीच की दूरी जो है उसे वेवलेंथ कहते हैं।
और यहाँ पर सिमिलर नीचे अगर हम आए तो जैसे ही ट्रांसवर्स वेव के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जैसे ही कंप्रेशन आता है तो ग्राफ ऊपर उठता है। जब ऊपर उठ के पहुँच जाता है तो उसे क्रेस्ट कहते हैं। फिर वो नीचे आता है, एकदम रेयर फैक्शन के चरम पर जब वो होता है तो वो नीचे चला जाता है, बियॉन्ड द लाइन वो नीचे चला जाता है। और इस लाइन को जो लोएस्ट पॉइंट है इसे ट्रफ कहते हैं, क्रेस्ट ट्रफ। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ चलते रहता है ट्रांसवर्स वेव में। अब देखिए, दो क्रेस्ट के बीच में जो दूरी है इसे वेवलेंथ कहते हैं। जब जब दो क्रेस्ट आते हैं मतलब कंप्रेशन आता है, और जब जब दो ट्रफ आते हैं तो इसका मतलब होता है कि दो रेयर फैक्शंस आए हैं। तो जो दो कंप्रेशंस के बीच की दूरी है, जो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी है, यही जो है वेवलेंथ है। अब देखिए, एक लाइन बनी हुई है ग्राफ की 0 पॉइंट, उसके ऊपर गए तो क्रेस्ट, ठीक उतने ही नीचे आए तो ट्रफ। तो ये जो लाइन और क्रेस्ट के बीच की दूरी है इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जो हाइट आपको दिख रही है उस लाइन और क्रेस्ट के टॉप एंड के बीच में जो गैप बना हुआ है, ये जो हाइट है इसी को एम्पलीट्यूड कहेंगे। जितनी ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे उतना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा, बड़ा एम्पलीट्यूड होगा तो उतनी हायर लाउडर साउंड आपको सुनाई देगी। अब ये एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि एक साउंड जो है ऊपर की ओर गया, साउंड एनर्जी जो है उसने एक मैटर को एक्साइट किया और वो ऊपर की ओर गया, क्रेस्ट तक पहुंच गया, वापस नीचे आया 0 पॉइंट पर, उस लाइन के ऊपर 0 पॉइंट पर वो मैटर जो है पहुंचा। अब वो ट्रफ में जाने वाला है। तो ये जो 0 पॉइंट से उसने शुरुआत की, वो ट्रफ में गया, फिर 0 पॉइंट पे आके फिर वो क्रेस्ट पे गया, फिर वो 0 पॉइंट पे आया, मतलब 0 पॉइंट क्रेस्ट, 0 पॉइंट ट्रफ, उसके बाद 0 पॉइंट। ये जो 0 पॉइंट के बीच का जो एक साइकिल तैयार होता है इसे साइकिल कहते हैं, वेव साइकिल कहते हैं, साउंड साइकिल कहते हैं। 0 क्रेस्ट, फिर 0, फिर ट्रफ, फिर 0, ये है एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ऐसे कई साइकिल्स होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्सल वेव आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमने जो है इसमें पढ़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में, पिच के बारे में, फिर टाइम पीरियड देखा हमने, वेव लेंथ देखा हमने, एम्पलीट्यूड देखा। फिर उसके बाद हमने जो है इसको बताया आपको ग्राफ के थ्रू, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव्स के जो इमेजेस है उसके थ्रू आपको बताया कि ये कैसे हो सकता है। तो साउंड टर्मिनोलॉजी के पहले एपिसोड में जो है इतना ही। अब अगले एपिसोड में हम इसके बाद के टर्म्स के बारे में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।